क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उनका परिचय कराया, दूरस्थ स्थल, भू स्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी का यहाँ चित्र दिया गया हुआ है। रेणुका, इस तस्वीर में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से है, कुछ बर्फीले प्रदेश एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति का देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 और 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा है। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 ध्यान से देखें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य से भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिक ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिसे भूमध्य रेखा गुजरती है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी पर खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नाम की महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन का यहाँ चित्र दिया हुआ है। शब्दावली: सहायक नदियाँ। यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र से पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये अमेज़न बेसिन का पूरा चित्र दिया हुआ है, मैप। जलवायु: अमेज़न बेसिन की जलवायु कैसी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन: इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3 है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं को छत बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ये दिखाया गया है अमेज़न वन का चित्र। वर्षा वन में प्राणी जगत की प्रचुरता होती है। टूकन, जो टूकन पक्षी यहाँ पे है, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए
जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरायना, मत्स्य समेत मछलियां भी विभिन्न प्रजातियों की अमेजन नदियों में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप में समृद्ध है। टैपिर जो क्या खाता है? चींटी खाता है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों से जल को संचित करता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। कुछ टीवी चैनलों के विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। वर्षा वन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ क्षेत्रों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछलियां या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि का प्रयोग करती है। इसका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर में घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन मार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचने का संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 8.1 में दिखाया गया है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ये देखिए, पहले इतना घना था, उसके बाद देखिए इतने क्षेत्र में बच गया, उसके बाद इतने क्षेत्र में कम होता जा रहा है, वही दर्शाया गया। वनों का क्रमिक जो विनाश हो रहा है उसको दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी के मिल जाते हैं। इन साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा हो जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। चित्र 8.8 यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायक से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। इधर ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, गंगा नदी इधर से, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन
ये ब्रह्मपुत्र नदी का चित्र। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत की मानचित्र देखिए, भारत का उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। 8.8 में चित्र में बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है। अंतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदान क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय बागान मिलते हैं। चित्र 8.10 बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र में मैदानी क्षेत्रों में घने बांसों से घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारू पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1002 है। क्रियाकलाप: जूट, बांस एवं सिल्क से बन रहे हस्तशिल्प एकत्र करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ था। धान की कृषि: असम में चाय के बागान। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र नदी में के मैदानों में पाया जाता है। चित्र 1.8.11 में दिखाया गया है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। चित्र 8.1 में दिखाया गया है। नदी में साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुख्य आहार है। एक सींग वाला गेंडे का चित्र है जो असम में पाया जाता है। काजीरंगा में मगर का चित्र है जो इसमें यहीं पे है। वेदिका कृषि है, चलिए पढ़ लेते हैं वेदिका कृषि क्या होती है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र से न हो। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। ये अंधी डॉल्फिन जो सुसु जिसको बोला जाता है। झील जीविका का साधन। एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव एवं अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जिसका नाम है वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों को भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इन जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में
पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचता है। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। प्रदूषित झील, जो झील पूरा प्रदूषित हो चुका है। सार्वभौमिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त करना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। चित्र 8.13 इन शहरों तथा यहाँ की स्थिति उद्योग का गंदा पानी बहकर नदियों में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित किए हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई हवाई पतन भी स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य का भाग है। पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश का विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शन स्थल हैं।